नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमा शंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने मध्यकालीन भारतीय चित्रकला के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जिनमें हमने पाल शैली और अपभ्रंश शैली से संबंधित प्रश्न देखे थे। आज उसी क्रम में हम अपभ्रंश शैली के कुछ और जो प्रश्न हैं हमारे पास, उनको देखेंगे। हमारा 16वां प्रश्न है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकल्प देखिए, विकृत होना, बिखरना, टूटना या उपरोक्त सभी। तो अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विकृत होना, बिखरना, टूटना, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी। 17वां प्रश्न है, कल्पसूत्र ग्रंथ कौन सी शैली में चित्रित है? और विकल्प देखिए, पाल, राजस्थानी, अपभ्रंश और मुगल। तो जो कल्पसूत्र ग्रंथ था उसे अपभ्रंश शैली में चित्रित किया गया, क्योंकि जो कल्पसूत्र है उसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो कल्पसूत्र जो है वो अपभ्रंश शैली में चित्रित किया गया ग्रंथ है। 18वां प्रश्न है, किस विद्वान ने अपभ्रंश शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया? और विकल्प देखिए, राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खंडालावाला और वासुदेव शरण अग्रवाल। हमें मालूम है कि जो जैन शैली है, अपभ्रंश शैली है, गुजरात शैली है और पश्चिम भारत शैली है, वो एक ही है। अब इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो अपभ्रंश शैली जो नाम दिया था वो दिया था राय कृष्णदास जी ने। तो विकल्प जो है यहाँ पर ए सही हो जाता है। 19वां प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में आंखें किस आकार की बनी है? विकल्प देखिए, कद्दू के आकार की, टिंडे के आकार की, आम के आकार की या परवल के आकार की। तो अपभ्रंश शैली में जो आंखें बनी हुई हैं वो बनी हुई है परवल के आकार की। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 20वां प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? और विकल्प देखिए, हरा, पीला, लाल और काला। तो अपभ्रंश शैली में जिस रंग का अधिक प्रयोग हुआ है वो रंग है लाल। तो आप देखेंगे जितने भी अपभ्रंश शैली के चित्र हैं उनमें अधिकतर जो बैकग्राउंड है वो लाल रंग से चित्रित किया गया है और जो मुख्य भाग है उसको भी कहीं कहीं लाल रंगों से चित्रित किया गया है। तो अपभ्रंश शैली में जो है सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है। 21वां प्रश्न है, अपभ्रंश शैली के नामकरण के लिए किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। तो अपभ्रंश शैली के नामकरण के लिए किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया गया? विकल्प देखिए, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, वसंत विलास या उपरोक्त सभी। तो अपभ्रंश शैली के नामकरण के लिए उपरोक्त सभी जो ग्रंथ हैं उनका जो है अध्ययन किया गया है। तो विकल्प डी सही हो जाता है। तो जितने भी ये ग्रंथ है, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, वसंत विलास, इन सभी में अपभ्रंश शैली के चित्र बने हुए हैं। 22वां प्रश्न है और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, अपभ्रंश शैली में नेमिनाथ के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? और विकल्प देखिए, काला, पीला, सुनहरा और लाल। तो अपभ्रंश शैली में नेमिनाथ के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? वो रंग है काला। तो आप देखेंगे जितने भी जैन तीर्थंकर है उनके लिए अपभ्रंश शैली में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो अपभ्रंश शैली में जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनके लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिनसे कि आप तीर्थंकरों को पहचान भी सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, चमनलाल मेहता ने अपभ्रंश शैली का क्या नाम दिया? और विकल्प देखिए, पश्चिम भारतीय शैली, गुजरात शैली, जैन शैली और अपभ्रंश शैली। तो चमनलाल मेहता जी ने अपभ्रंश शैली को नाम दिया था गुजरात शैली। और गुजरात शैली नाम देने के पीछे उनका कारण ये था कि जो अपभ्रंश शैली के चित्र थे वो ज़्यादातर उस समय गुजरात में पाए गए थे, इसलिए उन्होंने इस शैली का नाम गुजरात शैली रखा था। 24वां प्रश्न है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? आपको 4 कथन दिए गए, इनमें से आपने देखना कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो हमारा पहला कथन है, अपभ्रंश शैली में तैल रंगों का उपयोग हुआ है। दूसरा है, अपभ्रंश शैली में जल रंगों का उपयोग हुआ है। तीसरा है, अपभ्रंश शैली में एक्रेलिक रंगों का उपयोग हुआ है। चौथा है, अपभ्रंश शैली में खनिज और प्राकृतिक रंगों का उपयोग हुआ है। तो इसमें से सबसे जो सत्य कथन है वो है अपभ्रंश शैली में खनिज और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
25वां प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में महावीर स्वामी के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? और विकल्प देखिए, लाल, पीला, सुनहरा और काला। तो अपभ्रंश शैली में महावीर स्वामी के लिए जिस रंग का प्रयोग किया गया वो रंग है पीला रंग। तो ऑप्शन जो है बी वो सही हो जाता है। तो आपको ये सारे के सारे जितने भी तीर्थंकर हैं मुख्य रूप से इनके जो पहचानने वाले रंग हैं इनको आपको याद करना होगा। 26वां प्रश्न है, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तकों से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक का नाम पूछा हुआ है और विकल्प देखिए, वाचस्पति गैरोला, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास और चमनलाल मेहता। तो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी चमनलाल मेहता जी ने। ठीक है, और यहीं से उन्होंने इस पुस्तक में अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली के नाम से भी पुकारा है। तो आप ऑप्शन डी याद रखें। और 27वां प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में किस धर्म के चित्रों की अधिकता रही है? और विकल्प देखिए, जैन, बौद्ध, इस्लाम या पारसी। तो अपभ्रंश शैली में जिस धर्म के चित्रों की अधिकता रही है वो धर्म है जैन धर्म। तो विकल्प ए सही हो जाता है। 28वां प्रश्न है, लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा था? और विकल्प देखिए, पूर्वी शैली, उत्तरी शैली, दक्षिण शैली या पश्चिम शैली। तो लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को पुकारा था पश्चिम शैली के नाम से, क्योंकि उन्होंने जो अध्ययन किया था उस समय तो अपभ्रंश शैली के अधिकतर चित्र उन्हें पश्चिम भारत में प्राप्त हुए थे, तो उन्होंने इसको पश्चिम शैली के नाम से पुकारा था। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 29वां प्रश्न है, वसंत विलास के चित्र कहाँ पाए गए हैं? और विकल्प देखिए, बिहार, बंगाल, नेपाल और गुजरात। तो वसंत विलास के जो चित्र पाए गए हैं वो पाए गए हैं गुजरात में। तो विकल्प डी सही हो जाता है। बाकी देखिए, बिहार, बंगाल और नेपाल ये पाल शैली के मुख्य केंद्र थे। 30वां प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश शैली में चिबूक किस आकार की बनाई गई? यानी कि जो चिबूक है उसको चिन्ह कहा जाता है, जो हमारी ठोडी होती है। तो अपभ्रंश शैली में चिबूक किस आकार की बनाई गई है? आम की गुठली जैसी, अंडे जैसी, परवल के आकार की या गोलाकार। तो अगर आप अपभ्रंश शैली के चित्रों को देखेंगे तो आपको जो ठोडी है यानी कि जो चिन्ह है वो आम की गुठली की जैसी प्रतीत होगी। तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाता है। आज का हमारा प्रश्न है, कलकत्ता के कितने कलाकारों ने मिलकर 1943 में कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना की थी? विकल्प देखिए, 8, 16, 24 और 30। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा इस प्रश्न का उत्तर। पिछले अंक का हमारा प्रश्न था, अपभ्रंश शैली में मानव चित्रण किस प्रकार हुआ है? और हमने थोड़ा सा विकल्प ए में यहाँ पर संशोधन किया है, एक चश्म के साथ ही हमने 1.5 चश्म चेहरे भी जोड़ा हुआ है। तो विकल्प हो जाते हैं हमारे 1 चश्म, 1.5 चश्म चेहरे, लंबी नुकीली नाक, परले गाल से निकली आंख या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले जवाब दिया है आर्ट विद राघव जी, पेरेमा मेहता नैनीताल से, पवन कुमार लक्सर से, बबीता रावत ऋषिकेश से, श्रेया मिश्रा सीतापुर से, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, गौरव नौटियाल देहरादून से, शीशपाल सिंह देहरादून से, लोकेंद्र भट्ट देहरादून से, उषा लखेड़ा देहरादून से, वी कौशल हरिद्वार से। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आपने सही जवाब दिया है। तो यह था तुलिका दर्शन चैनल का मध्यकालीन चित्रकला के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, बाकी प्रश्नों को भी हम अगले अंक में जरूर देखेंगे। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि और आने वाले समय में जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं उन पर भी हम प्रश्नोत्तरी लाएंगे। साथ ही आप अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी ऑनलाइन प्रश्नावलियाँ शीघ्र ही नए सिरे से हम भेजना शुरू करने वाले हैं। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक। आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।